हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो आपका चैप्टर है इसका वन शॉट लेक्चर लेकर के आए हैं फॉर क्लास 10 23। जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं अभी फिलहाल उनके लिए है वन शॉट लेक्चर, यानी कि पूरे थ्योरीज को अपन यहाँ पे प्रिसाइज फॉर्म में पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। विद एग्जांपल्स अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले भाई केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है, राइट। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन बच्चों आपको पता है कि अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जहां पर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, एक नई चीज़ बनती है और उस नई चीज़ के पास एक नई प्रॉपर्टी होती है। तो दैट प्रोसेस जहाँ पे एक नया चीज़ बन रहा है उसी प्रोसेस को क्या कह रहे हैं अपन, केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब आपस में मिलें तो एक नया चीज़ बन रहा है जिसे हम वाटर कह रहे हैं, वाटर कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक नया चीज़ बना तो दिस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू पार्ट्स, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स क्या होती हैं और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। तो मान लो बच्चों यहाँ पे मैं केमिकल रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से मिलता है तो आपको पता है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो एरो है ना, इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इस एरो के जो राइट हैंड साइड में सब्सटेंस है इनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड में जो भी है एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट्स, और ये जो एरो के राइट साइड में है इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। तो यही कहानी है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की। जो नया चीज़ बनता है उसे प्रोडक्ट कहेंगे और जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है, एरो के लेफ्ट हैंड वाले को रिएक्टेंट, एरो के राइट हैंड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़े। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। भाई केमिकल रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस, फिर चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, फिर अपन देखेंगे चेंज इन कलर, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। क्लियर है? तो देखो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस से। इवोल्यूशन ऑफ गैस से शुरू करते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब होता है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है ना तो उसके साथ साथ गैस इवोल्व होने लगता है, गैस रिलीज होने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे हमने जिंक को जब हमने सल्फ्रिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो फॉर्म होगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बना, ये तो हमारा प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यानी H2 जो है ये क्या होगा, इवोल्व होगा, ये हमारा क्या होगा, गैस इवोल्व होगा। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इस जो रिएक्शन है इसमें गैस का इवोल्व हो रहा है यानी H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो यही कह रहा है कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस रिलीज होने लगता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन इज चेंज इन स्टेट। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि स्टेट का चेंज हो जाता है। जैसे मैंने रिएक्टेंट लिया लिक्विड स्टेट में और प्रोडक्ट मेरा गैसीय स्टेट में बन गया, या फिर मैंने रिएक्टेंट को लिया गैसीय स्टेट में और प्रोडक्ट मेरा लिक्विड फॉर्म में बन गया। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O2 जब रिएक्ट करते हैं तो H2O बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन का स्टेट गैसियस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसका स्टेट गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन का भी स्टेट गैस, और जो वाटर फॉर्म हुआ इसका स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो देखो ना चेंज इन स्टेट देखने को मिला। यहाँ पे मेरा रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में थे, लेकिन जो मेरा रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना तो ये कौन सा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट देखने को मिला, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया आई होप। फिर बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे मैं मान लो एक आपको रिएक्शन लिख के समझाता हूँ कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ थोड़ा सा। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट कराएंगे पानी से तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। और खुशी की बात यह है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से। ये क्या है, क्विक लाइम। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना CaOH का होल ट्वाइस, इसका भी एक स्पेशल नाम है, नाम आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं स्केल्ड लाइम, ठीक है ना। तो क्विक लाइम जब वाटर से रिएक्ट करा तो क्या बनाया, स्केल्ड लाइम फॉर्म किया और साथ में बहुत सारा हीट रिलीज हुआ। यानी कि हीट रिलीज हो रहा है यानी गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला इस रिएक्शन में कि भाई रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस हुआ, यानी कि जो कंटेनर मेरा होगा उसमें गर्मी प्रोड्यूस होगी, यानी कि उसका टेम्परेचर चेंज हो गया होगा। तो ठीक है ना। तो यही कह रहा है चेंज इन टेम्परेचर, किसी किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है, राइट एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। किसी किसी केमिकल रिएक्शन में हमारा रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर ही चेंज
हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, जब आप आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो क्या फॉर्म होगा, आयरन सल्फेट फॉर्म होगा प्लस कॉपर होगा। तो भाई कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है बच्चों, आप देखोगे ना तो इसका ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद FeSO4 बना, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। तो रिएक्शन के पहले ब्लू कलर था, रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ग्रीन कलर का फॉर्मेशन हो गया सब्सटेंस का। तो चेंज इन कलर देखने को मिला, कलर में बदलाव देखने को मिला, ठीक है भाई। तो किसी किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि कलर का चेंज देखने को मिलता है, राइट। लास्ट वन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट देखते हैं। प्रिसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली प्रिसिपिटेट होता है सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहते हैं अपन, प्रिसिपिटेट कहते हैं, क्लियर है। तो सॉलिड सब्सटेंस को क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट कहने का मतलब कि किसी किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के बाद प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल आसान सा है। जैसे आप AgCl को आप AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को जब आप NaCl से रिएक्ट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा, AgCl फॉर्म होगा प्लस NaNO3 फॉर्म होगा। ये रिएक्शन आपको याद कर लेना है। अभी आपको मैं वैसे भी समझा दूंगा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, जब आपको टाइप पढ़ाया जाएगा ना रिएक्शन का, उस समय ये सब समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे रिएक्शन लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस आप ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब कि यहाँ पे AgNO3 जब NaCl से रिएक्ट करा तो AgCl बना और NaNO3 बना। खुशी की बात ये जो ये AgCl है ना, ये PPT है, प्रिसिपिटेट का शॉर्टकट होता है PPT, ये प्रिसिपिटेट होता है। तो जो आपका कंटेनर होगा उस कंटेनर के नीचे चूंकि ये PPT है यानी सॉलिड सब्सटेंस है, तो नीचे जो है बॉटम में कंटेनर के सेटल डाउन हो जाएगा ये AgCl। तो AgCl क्या है, PPT है। तो PPT मतलब प्रिसिपिटेट को ही यहाँ पे शॉर्टकट में बुक में PPT से अपन लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। आगे की बातें करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो केमिकल इक्वेशन को एक आसान भाषा में समझें तो मान लो आप केमिस्ट्री के लैब में गए और आपको पता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, आपको पता चल गया, अब आपको किसी को समझाना है, किसी को लिख के दिखाना है, तो आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मान लो आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपको ये पता चल गया, तो आप लिख के समझाओगे, इतना बड़ा स्टेटमेंट टाइम ज़्यादा लगेगा। तो लोगों ने कहा कि भाई इतना टाइम जो आप वेस्ट कर रहे हो लिख के समझा रहे हो, आप इसी को क्या करो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, इक्वेशन के फॉर्म में आप लिखो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा टाइम जो लग रहा है जो ये टाइम लेस कंज्यूम होगा और लोगों को समझ में भी आ जाएगा। तो यही कहानी आई बात केमिकल इक्वेशन की। क्यों केमिकल इक्वेशन हम स्टडी करते हैं, तो बिकॉज स्टेटमेंट लिखना बहुत मुश्किल होता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो टाइम को सेव करने के लिए केमिकल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। अभी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो देखो भाई केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन को देख लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले को यूज़ करके हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो वो बड़ा सा स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, केमिकल फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, उस बड़े से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे इक्वेशन के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन को लिखेंगे उसका केमिकल फार्मूला H2 प्लस ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला O2, और बना के क्या बन रहा है भाई, H2O फॉर्म हो रहा है। तो उतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने से अच्छा है कि आप ये बस इक्वेशन लिखो। ये हमारा क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, ये एक केमिकल इक्वेशन है। जैसे आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा केमिकल, आपने मैथ्स में भी इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे बीच में आपको एरो दिख रहा होगा, मैथ्स में इक्वल टू होता है, यहाँ पे एरो होता है, ठीक है ना। तो इस केमिकल इक्वेशन को आप शॉर्ट में जल्दी से लिखो और लोग को समझ में भी आ जाएगा कि हाँ भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो केमिकल फॉर्मूले के हेल्प से किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्लियर है बात, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी बात। अब बात करते हैं बच्चों हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, जिंक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा। तो कैसे किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं, चलो इसके बारे में सीख लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिखने हैं तो बस आपको जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, इस बॉक्स को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना। इस बॉक्स में देखो मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम है और उनका सिंबल और उनकी वैलेंसी, 3 चीज़ें के बारे में बात करी गई है। जैसे हाइड्रोजन है एलिमेंट, इसका सिंबल क्या है H, सोडियम का सिंबल क्या है Na,
पोटेशियम का सिंबल क्या है के, क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, जिंक का सिंबल क्या है Zn, आयरन का सिंबल क्या है Fe। तो मैं उतना ही एलिमेंट्स का नेम लिखा हूँ जितना आपके 10th क्लास तक काम आएगा, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन चैप्टर आपका नहीं पार लग जाएगा अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो। सिंबल याद कर लेंगे और उनकी वैलेंसी भी याद करेंगे, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी 2, आयरन की वैलेंसी V2। तो अगर आपको वैलेंसी याद हो जाएंगी और सिंबल पता रहेंगी, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में, बस इतना ही आपको याद करना है, इतना सफिशिएंट अभी के लिए, ठीक है ना। तो इतना बस आप वैलेंसी याद कर लो ताकि आपके केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का भी मिले तो आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स का वैलेंसी और सिंबल याद रखना है। ऐसे ही कुछ एनाइंस हैं, इन एनाइंस का भी आपको नेम और सिंबल वैलेंसी ध्यान रखने हैं। जैसे नाइट्रेट आएगा क्वेश्चन में, नाइट्रेट का मतलब क्या होता है सिंबल NO3, वैलेंसी कितनी 1। सल्फेट आएगा क्वेश्चन में कहीं तो सल्फेट का मतलब होता है उसका सिंबल SO4, वैलेंसी कितनी होती है 2। कार्बोनेट बोलेगा तो सिंबल क्या होता है CO3 और वैलेंसी 2। बाइकार्बोनेट बोलेगा तो सिंबल होता है HCO3, वैलेंसी कितनी होती है 1। हाइड्रोक्साइड बोलेगा तो सिंबल क्या होती है OH और वैलेंसी कितनी होती है 1। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आई होंगी कि आपको ये याद कर लेना है, सिंबल और नेम और वैलेंसी ध्यान रखना है एलिमेंट्स के कुछ और कुछ एनाइंस के। यहाँ तक अगर आपको याद हो गया होगा तो आप किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेकर आपको सिखाता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। लेट सपोज कि हमें एग्जांपल्स में मिल जाए कि राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ, नंबर 1 में दे दिया जाए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो बस सोडियम क्लोराइड में सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, सोडियम का सिंबल Na, और क्लोराइड है यानी क्लोरीन की बात कही जा रही है, क्लोरीन का सिंबल Cl, और बस इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिख लो। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, अभी हमने देखा यहाँ पे। सोडियम की वैलेंसी कितनी है मेरे भाई, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो सोडियम के नीचे आप 1 लिख लो, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई नीचे। सिमिलरली क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी देख लेते हैं। क्लोरीन की वैलेंसी देखो भाई, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है भाई, इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी कितनी है 1। तो क्लोरीन के भी नीचे क्या लिखो आप 1 लिख लो, क्लोरीन के नीचे भी आप 1 लिख लो। तो हमने क्या करा, कंपाउंड्स में जो भी हमारे पास थे उनके सिंबल लिखे और उनके नीचे उनकी वैलेंसी को हमने लिखा, और बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो Na को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na रह जाएगा, और Cl को 1 से करेंगे तो Cl हो जाएगा, यानी NaCl क्या हो गया मेरा, ये केमिकल फार्मूला हो गया सोडियम क्लोराइड का। जैसे मान लो ऐसे ही किसी ने बोला कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला लिख के दिखाओ। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो इसमें कैल्शियम है यानी Ca, कैल्शियम का सिंबल, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की बात, तो ऑक्सीजन का सिंबल O। कैल्शियम की वैलेंसी देख लो भाई, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है यहाँ पे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो कैल्शियम के नीचे 2 लिखो। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, तो देख लो भाई ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन की वैलेंसी काम आने वाली है, छूट गया यहाँ पे। ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन सिंबल O होता है और वैलेंसी इसकी 2 होती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 2 हो जाएगी। बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो Ca को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 यहाँ पे, और ऑक्सीजन को भी 2 से मल्टीप्लाई तो 2 यहाँ पे, 2 से 2 आप हटा सकते हो तो हो जाएगा CaO। ये क्या हो गया मेरा कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला हो गया। ऐसा ही कुछ और लिख लेते हैं मेरे भाई, ऐसा ही कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, मैं बात कर लेता हूँ एक और एग्जांपल की। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एक और एग्जांपल की, एक सेकेंड, चलो भाई देखो। जैसे बोला क्वेश्चन में कि 3rd नंबर में ले लेते हैं, राइट अ केमिकल फार्मूला फॉर, मान लो हमें लिखना है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का लिखना है, ठीक है, जिंक सल्फेट। तो जिंक का सिंबल क्या होता है अभी हमने देखा Zn, सल्फेट का सिंबल क्या होता है यहाँ पे देखो, सल्फेट का सिंबल आपको यहाँ पे दिखाया गया है ऊपर में, सल्फेट का सिंबल SO4 होता है। तो सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4, तो SO4 लिखेंगे सल्फेट की जगह पे। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है मेरे भाई, Zn की वैलेंसी यहाँ पे 2 है, तो जिंक के नीचे वैलेंसी 2 लिखेंगे। सल्फेट की वैलेंसी ऊपर देखो कितनी है, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है मेरे भाई, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है, ऊपर देखो सल्फेट की वैलेंसी कितनी है मेरे भाई 2 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, तो 2 लिखेंगे सल्फेट के नीचे। चलो लिख लेते हैं 2, चलो लिख लेते हैं। तो सल्फेट की जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या करना है,
बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn2SO4 और 2 से मल्टीप्लाई यानी कि होल में 2 जाएगा, 2 से 2 आप हटा सकते हो तो हो जाएगा ZnSO4। ये हमारी प्रॉपर केमिकल फार्मूला हो गई जिंक सल्फेट की, ठीक है ना। ऐसा ही मान लो एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। किसी ने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखना है तो सोडियम का सिंबल Na, बाइकार्बोनेट का हमने ऊपर देखा सिंबल क्या होता है बाइकार्बोनेट का, HSO3 और वैलेंसी कितनी 1 होती है तो HSO3 सिंबल होती है HCO3 सिंबल होती है HCO3, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है और इसकी वैलेंसी अभी हमने देखा 1 होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा NaHCO3, ये हमारी क्या होगी फॉर्मूला होगी, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी बातें। तो हमने क्या सीखा कि कैसे किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, वैलेंसी याद होनी चाहिए, कुछ एलिमेंट्स और एनाइंस जो भी मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब आगे की बातें कर लेते हैं मेरे भाई। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, लास्ट सेकंड टॉपिक, बिकॉज इसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसके जो टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से सवाल आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन जो होता है इसको हम बैलेंस क्यों करते हैं, वाई, बैलेंसिंग का काम क्यों करते हैं। चलो समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, जैसे आपने जो पढ़ा है वही ले लेता हूँ मैं, H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है H2O, वाटर फॉर्म होता है। तो बच्चों ये जो केमिकल इक्वेशन है ना, चलो इसमें एटम्स को काउंट करते हैं कि पूरा लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। तो चलो काउंट करके बताओ कितने एटम्स, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, यानी टोटल एटम्स कितने इधर 4 एटम्स। इधर देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम्स, तो 2 और प्लस 1 कितने एटम्स 3 एटम्स। यानी कि बच्चों में क्या देखने को मिला कि जब रिएक्शन नहीं हुआ था, यानी रिएक्शन के पहले कितने एटम्स थे हमारे टोटल 4 एटम्स थे, लेकिन जब रिएक्शन हो गई तो कितने एटम्स बचे 3 एटम्स ही बचे। एक एटम मेरा गायब हो गया, एक एटम क्या हो गया गायब हो गया, एक एटम मेरा गायब हो गया। कहाँ गया ये एटम, सवाल उठता है। तो आपने पढ़ा है एक लॉ आपने पढ़ा है 9th क्लास में, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आपने इसमें पढ़ाया गया था आपको कि भाई जो मास होता है ये हमेशा क्या होता है कंजर्व होता है, यानी मास कभी भी चेंज नहीं होता है, मास इज ऑलवेज कंजर्व, इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी किसी सिस्टम का जो मास है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही कहानी अगर यहाँ पे अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे 4 एटम्स हैं तो मास ज़्यादा होगा और यहाँ पे 3 एटम्स हैं तो क्या होगा मास घट गया होगा। भाई 4 एटम्स का मास और 3 एटम्स के मास में ज़्यादा किसका मास होगा 4 एटम्स का मास, तो 3 एटम्स का मास कम 4 एटम्स का मास ज़्यादा, यानी कि पहले 4 एटम्स तो मास ज़्यादा है, यानी कि बाद में 3 एटम्स हो गए मास कम हो गया। इसका मतलब मास यहाँ पे चेंज हो गया, मास कंजर्व नहीं रहा, मास डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ पहले देखो ना 4 एटम्स थे मास ज़्यादा था, अभी 3 ही एटम्स हैं यानी मास कम होगा उनका। 4 एटम्स का वजन करेंगे तो ज़्यादा मास होगा ना, 3 एटम्स का मास कम होगा ना। तो 4 एटम्स हैं मास ज़्यादा था, लेकिन अभी 3 ही एटम्स रिएक्शन के बाद मास कम हो गया, यानी कुछ मास डिस्ट्रॉय हो गया। तो मास डिस्ट्रॉय हो गया यानी कि जो लॉ है इस लॉ को यहाँ पे वैलिडेट हो गया, ये लॉ यहाँ पे लागू नहीं हो रहा है, लॉ यहाँ पे मेरा गलत हो गया। तो कैसे गलत हो सकता है भाई, लॉ है नियम है, मानना पड़ेगा कि मास डिस्ट्रॉय होता नहीं है और हमें दिख रहा है कि यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय हो गया। तो कैसे हो गया, तो इस लॉ को यहाँ पे लागू करने के लिए हम क्या करते हैं बैलेंसिंग करेंगे। हम बैलेंसिंग कर देंगे तो देखना आप कि जितने एटम्स इधर होंगे उतना ही एटम्स इधर हो जाएंगे। तो जो बैलेंसिंग में यही करते हैं, हम एटम्स को दोनों तरफ सेम कर देते हैं ताकि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये सेटिस्फाई हो सके। जितने एटम्स इधर होंगे लेफ्ट हैंड साइड उतना ही एटम्स राइट हैंड साइड में हमारे हो जाएंगे बैलेंसिंग के बाद। अभी तो भाई गड़बड़ है यहाँ पे स्थिति, अभी तो ये लॉ को वैलिडेट कर दे रहा है, लेकिन इसीलिए बैलेंसिंग करते हैं ताकि ये लॉ को सेटिस्फाई करा सके, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं बच्चों, बैलेंसिंग इसलिए करते हैं बिकॉज टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो कंजर्वेशन ऑफ मास का कहानी है इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं ताकि मेरा एटम्स कंजर्व रहे, मास कंजर्व रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, टू सेटिस्फाई
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो आप ये लिखना कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो अब सीखते हैं बैलेंसिंग करते कैसे हैं, एक्चुअल में जो बैलेंसिंग होता है ये कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो चलो भाई देख लेते हैं, चलो भाई देख लेते हैं, देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कैसे बैलेंस करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को। मेथड टू बैलेंस, मेथड का जो बच्चों नाम है एबीसी मेथड, एबीसी मेथड हम यूज़ करते हैं। ये मेथड बहुत आसान है, सटीक है, बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं आपको ये मेथड बताऊंगा बिकॉज इससे किसी छोटे से लेकर के बड़े से बड़े इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हो आसानी से। तो कैसे बैलेंस करना है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको, कैसे शुरुआत करनी है, बैलेंसिंग करनी है। ऐसे मैं एक सिंपल से एग्जांपल से शुरू करूँगा। एग्जांपल नंबर 1, ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको ये बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंस नहीं है कैसे पता करें क्योंकि बैलेंस है कि नहीं है, तो एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। इधर कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स, और इधर कितने एटम्स, 3 एटम्स हैं, यानी कि एटम का नंबर इक्वल नहीं है, यानी ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो हमको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे बैलेंसिंग, चलो सीख लेते हैं, चलो सीख लेते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म किए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, H2O यानी कि वाटर बनाएंगे। ठीक है, बैलेंसिंग एबीसी जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, ABCD एज्यूम करके यहाँ पे हम बैलेंस करते हैं। तो जितने भी सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में, उन सभी सब्सटेंस के आगे आप ABCD एज्यूम करना शुरू करो। तो यहाँ पे पहला है हमारा हाइड्रोजन, तो इसके आगे A लिखेंगे, फिर हमारा ऑक्सीजन, तो इसके आगे हम B लिखेंगे, फिर हमारा वाटर, इसके आगे हम C लिखेंगे। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि जितने भी सब्सटेंस हमारे केमिकल इक्वेशन में है उन सभी के आगे आप ABC एज्यूम करना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो मैंने हाइड्रोजन के आगे A, इसके आगे B, वाटर के आगे C लिखा। अब क्या करना है, आपको एटम्स काउंट करने हैं दोनों साइड, LHS में कितने एटम्स हैं, RHS में कितने एटम्स हैं। तो पहले मैं लिखता हूँ फॉर हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स की बातें करेंगे। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए देखा जाए तो LHS साइड में कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक सेकेंड, हाइड्रोजन मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन के नीचे 2 लगा है, और 2 जो आगे होता है ना इसे मल्टीप्लाई करके एटम काउंट करते हैं। तो आगे क्या है, आगे है A, तो 2 इंटू A कितने एटम्स हो जाएंगे, 2A। तो LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के कितने टोटल एटम्स हैं, 2A। ऐसे ही अब RHS में काउंट करेंगे तो RHS में कितने, यहाँ पे 2 है, और जो आगे होता है इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो C इंटू 2 यानी कि 2C। तो LHS में 2A एटम्स, RHS में 2C एटम्स। अच्छा, बैलेंसिंग कर रहे हैं यानी कि जो दोनों साइड एटम्स हैं ये बराबर होने चाहिए, तो इनको इक्वेट कर देना है। ठीक है ना, मैंने कैसे किया, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने क्या किया, एटम्स LHS में कितने हैं, RHS में कितने हैं, काउंट करके दोनों की इक्वेट कर दिया। चूंकि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो भाई सिमिलरली अब हमारा ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो फॉर ऑक्सीजन के लिए भी काम कर लेंगे यही कहानी। फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है LHS साइड में, तो यहाँ पे 2 है, आगे B है, तो 2 इंटू B 2B एटम्स हो जाएंगे। अब RHS साइड में काउंट कर लेते हैं, तो नीचे यहाँ पे 1 है और आगे क्या लगा है, C लगा है, तो 1 इंटू C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा सिमिलरली। तो क्या हो गया, हमने यहाँ पे इक्वेट कर लिया ऑक्सीजन के कितने एटम्स है दोनों साइड। अब तो कोई एलिमेंट दिख नहीं रहा, इस कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे। ठीक है ना मेरे भाई, अब क्या करेंगे, आपका अपना मर्जी, आप ABC तीनों में से किसी एक को आप 1 एज्यूम कर लो। अब किसी एक को 1 एज्यूम कर लो, तो मैं लेट सपोज मैं किसको 1 मान लूँ, मैं C को 1 मान लेता हूँ। आपका मर्जी, आप A को भी 1 मान सकते हो, मैं चलो C को 1 मान लेता हूँ। लेट C इक्वल टू 1। तो अगर C की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर C को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B इक्वल टू C है, तो C की जगह पे हम 1 रख देंगे, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 1/2। यहाँ पे फिर देखो C की जगह पे क्या रख देंगे, 2A इक्वल टू 2C है, तो 2 इंटू C की जगह पे 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो 2A इक्वल टू 2 यानी कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2 यानी 1 आ गई। तो A की वैल्यू मेरी 1 आ गई, लिख लेते हैं यहाँ पे। B की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और C की वैल्यू हमने 1 मान ही लिया था। बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, आपका बैलेंसिंग हो गया, काम तमाम। चलो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। मेरा क्या था ऊपर में रिएक्शन, उसको मैं लिख के यहाँ पे ABC का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो हमारा वैल्यू था कुछ इस प्रकार से, रिएक्शन AH2 प्लस BO2 फॉर्म CH2O।
बस आप ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू 1 है, तो ए की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो H2 हो जाएगा सिंपली। प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 रख देंगे O2। और सी की जगह पे क्या रख देंगे, सी की वैल्यू हमने 1 माना है, तो सी की जगह पे 1 तो लिखते नहीं है, तो सिंपली H2O हो जाएगा। अब देखो ये हमारी बैलेंसिंग अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है। यहाँ पे जो 1/2 है फ्रैक्शन है, हमको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, हमको नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम क्या करें, जैसे यहाँ पे नीचे 2 है, तो हमको इस 2 को हटाना है, तो पूरे रिएक्शन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 2H2O हो जाएगा, प्लस इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 O2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2H2O। अब देखो आपका जो 2 है नीचे वो हट जाएगा, जो 2 आपका नीचे है वो हट जाएगा। तो ये तो हो गया 2H2 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 × O2 यानी O2 2H2O। यहाँ पे आप सारे नंबर्स क्या आ चुके हैं नेचुरल नंबर्स, यानी ये मेरा क्या होगा प्रॉपर आंसर हो गया। ये मेरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। आप एटम काउंट कर सकते हो, इधर कितने एटम्स थे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बैलेंसिंग किस प्रकार से हुई है। देखो ये बैलेंस कैसे है, एटम्स के नंबर काउंट कर लो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं 2 × आगे कितने 2 4 हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स 2 और आगे क्या है 1, तो 2 एटम्स ऑक्सीजन के। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स 2 और आगे क्या है 2, 2 × 4, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स 1 और आगे क्या है 2, तो 1 × 2 2, 2 और 4 6, यहाँ पर भी 2 और 4 6, तो 6 एटम्स इधर 6 एटम्स। तो एटम्स क्या हो गया नंबर इनका इक्वल हो गया दोनों साइड, तो ये मेरा क्या हो गया बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने बैलेंसिंग करा है। चलो एक और एग्जाम्पल लेके बैलेंसिंग कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे आपसे कहा जाए बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं थोड़ा सा अच्छा, जिंक प्लस H2SO4 फॉर्म क्या कर रहा है ZnSO4 प्लस H2, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे बैलेंसिंग, तो वही कहानी ABC एज्यूम कर लीजिए, ABC एज्यूम कर लीजिए पहले सारे सबस्टेंस के आगे, तो इसके आगे A, इसके आगे B, इसके आगे C और इसके आगे D, ठीक है ना। अब क्या करना है हर एक एलिमेंट के लिए एटम्स को इक्वेट कीजिए, एटम काउंट करना शुरू करेंगे। तो पहले हमको जिंक दिख रहा है, तो फॉर जिंक के लिए करेंगे, फॉर जिंक जिंक के कितने एटम्स LHS साइड में, तो यहाँ पे 1 है और आगे A है, तो 1 × A यानी A एटम्स है। RHS में कितने एटम्स हैं जिंक के, यहाँ पे 1 और आगे C, तो C × 1 कितना C हो जाएगा। जिंक के बाद मेरा क्या दिख रहा है हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए काउंट कर लेते हैं एटम्स, हाइड्रोजन के लिए काउंट कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए काउंट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे 2 और आगे B यानी कि 2B एटम्स LHS साइड में, और RHS साइड में कितने एटम्स हैं यहाँ पे 2 है और आगे क्या है D है, 2 × D क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। एक और एटम है भाई सल्फर, फॉर सल्फर के लिए भी एटम्स काउंट कर लेते हैं। सल्फर के कितने एटम्स यहाँ पे आगे 1 है, सॉरी नीचे 1 और आगे क्या है B, तो 1 × B यानी B हो जाएगा, इक्वल टू इधर कितने एटम्स RHS में यहाँ पे 1 और आगे क्या C यानी कि C एटम्स। फिर एक लास्ट बचा है मेरा हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन के लिए भी काउंट कर लेते हैं एटम्स। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स 2 × B, सॉरी मैंने हाइड्रोजन काउंट कर लिया है, ऑक्सीजन के लिए काउंट करना है, ऑक्सीजन है ना, फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए देखो तो यहाँ पे 4 और आगे B यानी 4B LHS में एटम्स, और HCl में कितने 4 और आगे क्या है C यानी 4C एटम्स। बस आपको किसी एक को यहाँ पे अब क्या करना है 1 एज्यूम कर लेना है। तो मैं मान लेता हूँ लेट C = 1, मैंने C को 1 मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे C की जगह पे 1 पुट करूँगा तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि A C के बराबर है तो A की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है बात, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पर भी B और C बराबर है, तो C की वैल्यू 1 है तो B की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो B की भी वैल्यू मेरी 1 हो गई, B की भी वैल्यू क्या आ गई 1। और यहाँ पे देखो 2B = 2D है, तो B की वैल्यू पता है हमको 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 2D। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/2 यानी कि 1 हो जाएगी, D की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मेरी 1 हो गई, सारी वैल्यूज़ क्या हो गई 1 हो गई। E की वैल्यू 1 आ गई, B की भी वैल्यू 1, C की भी वैल्यू 1 हमने मानी है, D की भी वैल्यू 1 आ गई। तो बस सब जगह 1 1 1 पुट कर दो। खुशी की बात ये है 1 इसलिए आया है वैल्यू बिकॉज ये बैलेंस इक्वेशन। आप यहाँ पे एटम काउंट करके देखो सारे एटम्स इक्वल है, ठीक है ना। तो आप हर एक जगह 1 पुट कर दो। तो मैं चलो 1 पुट करके दिखा देता हूँ आपको एटम्स कैसे। यहाँ पे A की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। B की भी वैल्यू कितनी आई है 1 आई है,
तो बी की जगह पे भाई 1 पुट कर देते हैं, बी की जगह पे भी 1 पुट कर देते हैं, सी की जगह पे भी 1 पुट कर देते हैं, डी की जगह पे भी 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमने 1 पुट कर दिया। तो अब यह चूंकि ये बैलेंस इक्वेशन था, पहले ही आप काउंट कर सकते हो कि जिंक के जितने इधर आइटम्स थे उतने ही इधर आइटम्स थे, सारे आइटम्स कंजर्व थे। तो चूंकि बैलेंस इक्वेशन को मैंने कोशिश करा बैलेंस करने के लिए, तो वैल्यूज इसलिए 1 1 आई है। तो मतलब आपने यहाँ पे सीखा होगा कि कैसे बैलेंसिंग करनी है किसी भी केमिकल इक्वेशन को ABC मेथड से। आसान मेथड है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आप और आगे सीख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स, और ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। और यहाँ से आपका मेजर पोर्शन जो होता है एग्जाम का, ये यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेसिकली बच्चों अगर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली 5 प्रकार के ही होते हैं। ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लेकर पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपको अगर मान लो इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको इसलिए। तो फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये 2 आपको और पढ़ने हैं, अपनी तरफ से मैं पढ़ा रहा हूँ, इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि टोटल हमें कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, 7 रिएक्शन हमें पढ़ने हैं, 7 प्रकार के रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, एकदम डिटेल वे में पढ़ने हैं। तो एक एक करके सारे रिएक्शंस को अपन अभी देख लेते हैं, ठीक है भाई। तो बात करते हैं टाइप नंबर 1 जो है दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो नाम से समझो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 चीज़ों को आपस में कंबाइन करना, हाँ जी। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस क्या होंगे, रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट, 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से मस्त समझ में आएगा। एग्जांपल में दिया गया है जैसे Mg और O2 आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे ही यहाँ पे H2 और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे हैं, सो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जितने भी एग्जांपल्स है, सारे एग्जांपल्स में एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये सारे एग्जांपल्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप बताओ कि क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे जिंक H2SO4 से रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है ZnSO4 और H2 गैस रिलीज होता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन लिखा है, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यस या नो, क्या ये है कि नहीं है। तो आप खुद देखो, इस रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, एक यहाँ पे प्रोडक्ट है जीरेन सल्फेट और एक हाइड्रोजन गैस, तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। लेकिन डेफिनेशन में क्या लिखा है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। सो इस वजह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, क्लियर है बात। चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमने फर्स्ट वाले कवर कर लिया, अब देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जस्ट ये अपोजिट है कॉम्बिनेशन का। देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में हमने देखा कि 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे और एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, डिकम्पोजिशन में क्या होगा, यहाँ पे सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज बोले तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा टू फॉर्म मोर देन 2 सब्सटेंस। एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेकडाउन होके 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस को फॉर्म करेगा। तो ये जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, कह रहा है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या फिर 2 से अधिक सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल में नंबर 1 एग्जांपल में दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करें तो हीट करने के बाद ये ब्रेक डाउन हो गया, 2 सब्सटेंसेस को फॉर्म कर लिया ब्रेक डाउन होकर, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो गया
टू फॉर्म मोर देन 2 सबस्टेंस और 2 सबस्टेंस। तो ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये वाटर जो है, इसको जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो ये भी क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया H2 और O2 में। तो एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो गया, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। ऐसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड एक सिंगल सबस्टेंस है, जब लेकिन इस पर जब लाइट पड़ा, ये Hµ क्या है, ये हमारा लाइट का सिंबल है। ठीक है। तो जब लाइट हमने पढ़ाया AgBr पे, तो ये स्प्लिट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया Ag और Br2 में। ठीक है ना। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो मेन वही चीज़ है कि एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बात। अब एक चीज़ समझो कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है मेरे भाई, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। आप खुद सोचो कि किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो हमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो देखो, एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म की एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, एनर्जी लगा सकते हैं। जैसे आप देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई किया है, हीट के फॉर्म में किया है। तो हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई किया है, इस वजह से ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब हीट होता है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल क्यों कर रहा है, थर्मल का मतलब होता है हीट, क्योंकि यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड हो रहा है ब्रेक डाउन करने के लिए सबस्टेंस को। सो दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन वहीं सेकंड नंबर एग्जांपल में वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में लगाया है। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है बात। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक, बिकॉज हमने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमने लगाया है, दिया है वाटर को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसी को किसी किसी बुक में इलेक्ट्रोलिसिस से भी लिखा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कहो या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहो, दोनों बात बराबर है। ठीक है। तो ये सेकंड नंबर एग्जांपल क्लियर हो गया। थर्ड में सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने एनर्जी किस फॉर्म में दिया है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी दिया है, लाइट के फॉर्म में। सो लाइट के फॉर्म में दिया है, तो इसे हम कहते हैं, इस रिएक्शन को कहेंगे फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। तो चूंकि यहाँ पे लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, तो इसे कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बात। अब हमारा यहाँ पे 2 रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया, डिकम्पोजिशन देख लिया। अब बारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझ पाओगे, फील कर पाओगे। तो देखो, यहाँ पे टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेरे भाई, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है मेरे भाई, तो एक ऐसी सीरीज होती है जहाँ पे हम जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम टॉप पे रखते हैं, और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम बॉटम साइड पे रखते हैं। तो एक ऐसी सीरीज होगी जहाँ पे ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो हाईली रिएक्टिव होंगे, ठीक है ना, बहुत पावरफुल होंगे, ताकतवर होंगे, और जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, कम ताकतवर होंगे। ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, एलिमेंट्स और ताकतवर होते जाएंगे। ठीक है। और नीचे आएंगे तो क्या होगा, लेस रिएक्टिविटी हमें मिलती जाएगी। ठीक है। तो अब आपको याद कैसे करना है, आपको याद कैसे करना है, तो याद करने के लिए ट्रिक है, आपको ये जो सेंटेंस लिखा गया है, ये वाला सेंटेंस आपको याद कर लेंगे। सेंटेंस में है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ये आपको स्टेटमेंट याद कर लेना है। अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। आपको एक सेंटेंस याद कर लेना है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, और आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। लिखने के बाद आपको बस काम आसान हो गया। आपको क्या करना है, बस सिंबल को देखना है और नेमिंग कर देना है। प्लीज का पी देखो, तो पी का मतलब पोटासियम, एस का मतलब सोडियम, सी ए का मतलब कैल्शियम, एम का मतलब मैग्नीशियम, ए का मतलब अल्युमिनियम, और सी ए आर केयरलेस का कार है यानी कार्बन आएगा, जेड मतलब जिंक आएगा, आई का मतलब आयरन आएगा, टी का मतलब टीन आएगा, एल ई मतलब लीड आएगा, एच मतलब हाइड्रोजन आएगा, सी ओ डबल पी ई आर ये तो कॉपर है तो कॉपर आ जाएगा, एस मतलब सिल्वर आएगा, और गोल्ड है तो गोल्ड ही आ जाएगा। तो ये आपको अगर स्टेटमेंट याद होगा ना, तो आप ये जो सीरीज़ है रिएक्टिविटी सीरीज़ आप आराम से लिख पाओगे। तो ये आपको याद कर लेना है बस स्टेटमेंट, और आपको ये याद होगा। अब कोई पूछते बाबू कि बताओ तो पोटासियम और सोडियम में कौन रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज, पोटासियम ऊपर है, सोडियम नीचे है। तो जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो पोटासियम इज मोर पावरफुल देन सोडियम, पोटासियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। क्लियर है बात।
तो आई होप आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझ में आ चुकी होगी। तो आई होप अब चलते हैं थर्ड नंबर रिएक्शन की, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो लिखा है व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, निकाल देता है, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपको एग्जांपल से फील आएगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में मेरे भाई, एग्जांपल में कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करा है, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है ये जो कॉपर है और ये जो आयरन से रिएक्ट करने वाला है, तो आप कॉपर और आयरन को देखो रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर जो है ये नीचे आ रहा है, यहाँ पे है कॉपर, और आयरन कहाँ है, यहाँ पे। तो आयरन यानी कि मोर रिएक्टिव और कॉपर यानी कि लेस रिएक्टिव। तो रिएक्शन में क्या होगा, लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस होना है। तो ये मोर पावरफुल है आयरन, मोर पावरफुल, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके कॉपर को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। यानी कि कॉपर क्या हो गया, गायब हो गया, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, आयरन जुड़ गया। तो वहीं बन गया FeSO4 और मेरा कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया कंपाउंड से। ऐसे ही देखो AgNO3 का जो ये Ag है और ये जो कॉपर है, दोनों में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो Ag और कॉपर में कौन रिएक्टिव है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, तो Ag नीचे आ रहा है और कॉपर यहाँ पे। तो अब की बार कॉपर जो है मोर रिएक्टिव हो जाएगा, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, कॉपर मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई, मोर रिएक्टिव, और Ag नीचे है तो ये लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है कॉपर, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा, सिल्वर को हटा देगा कंपाउंड से, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CuNO3, कॉपर लग जाएगा और Ag निकल गया बाहर, Ag फॉर्म हो गया। ये सारे एग्जांपल जो हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। बस वही कहानी है, कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को निकाल देना है, ठीक है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स अटैक करके लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को निकाल लेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है बात। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारा क्या टाइप था, नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चलो समझ लेते हैं क्या होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन्स टेक्स प्लेस बिटवीन द कंपाउंड्स, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां कंपाउंड्स के बीच आयन्स का एक्सचेंज हो। जो आयन्स होते हैं, आपको पता है कि केटायंस यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं, और एनायंस किसे बोलते हैं, निगेटिव चार्ज वाले को बोलते हैं। तो ये जो केटायंस हैं और एनायंस यानी कि आयन्स जो हैं, इनका एक्सचेंज हो जाएगा कंपाउंड्स के बीच। तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। जैसे ये पोटासियम ब्रोमाइड है और ये सिल्वर नाइट्रेट है, इन दोनों का रिएक्शन होने का है। तो पोटासियम ब्रोमाइड में के जो है ये प्लस का है, केटायन है, और ये प्लस, और जो ब्रोमीन है ये एनायन है, यानी कि इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ऐसे ही सिल्वर नाइट्रेट में ये प्लस और ये नाइट्रेट माइनस। तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, आयन्स का एक्सचेंज हो जाएगा। तो आयन्स का एक्सचेंज करना है, यानी कि ये जो प्लस है ये इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, KNO3, तो KNO3 बन गया। और ये जो प्लस है इस माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो AgBr बन गया। तो बस आयन्स को एक्सचेंज कर देना है, प्लस माइनस को एक्सचेंज कर देना है आपको कंपाउंड्स के बीच में। तो देखो सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड एग्जाम्पल जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो ये Na प्लस SO4 माइनस, ये Sr प्लस Cl माइनस। तो क्या होगा, यहाँ पे बस आपको एक्सचेंज कर देना है आयन्स को, प्लस और माइनस को एक्सचेंज कर देना है। तो ये जो प्लस वाला है इसके साथ रिएक्ट कर लेगा इस माइनस वाले के साथ, तो Na और Cl मिल के क्या बनाएंगे, NaCl। और ये जो Sr है ये SO4 के साथ मिल जाएगा प्लस माइनस, तो क्या बन जाएगा, SrSO4, ठीक है ना। तो यहाँ पे आयन्स का एक्सचेंज होता है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के ही हैं, ठीक है भाई। तो आपको हर एक रिएक्शन का आपको एक एक एग्जांपल याद रख लेना है। जैसे आपसे पूछ देगा एग्जाम में, राइट द वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आपको अगर याद होगा एक एग्जांपल तो आप लिख देना फटाक से। तो मैं यही कहूँगा कि आपको रिएक्शन का डिफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल आप याद कर लेना हर एक टाइप का, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको आसानी रहेगी। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको पता होगा तो आप लिख पाओगे। क्लियर है बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या था भाई, नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलो देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। मेरे भाई रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले
रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको दो टर्म्स पता होना चाहिए, एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। अगर आपको ये दोनों चीज़ समझ में आ जाएगी ना तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल हलवा लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, लिखा है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाम से ही क्लियर है भाई कि जब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का नाम आ रहा है, यानी कि जब भी कहीं पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक और तरीके से डिफाइन किया जाता है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ भाई। भाई ऑक्सीजन को ऐड कर दिया यानी कि ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन को निकाल देते हो, ठीक है ना, रिमूव कर देते हो, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये दो तरीके से डिफाइन होता है ऑक्सीडेशन, एक आपको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं ऑक्सीडेशन, और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। तो जैसे एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल जो दिया गया है यहाँ पर Mg जो है, यहाँ पर Mg और O2 रिएक्ट कर रहे हैं, तो Mg और O2 रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, MgO बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखो जो मैग्नीशियम है रिएक्शन के पहले अकेले है, लेकिन जब रिएक्शन के बाद देखा जाए तो Mg के साथ ऑक्सीजन जो है ऐड हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिला। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो देखने को मिल रहा है, क्लियर है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल को देखो, नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आयरन जो है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया। तो जो आयरन था रिएक्शन के पहले अकेले था, लेकिन रिएक्शन के बाद ये ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया इसके साथ, यानी कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसे क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ। लाइकवाइज यहाँ पे थर्ड एग्जांपल को देखो, कॉपर अकेले है लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, यहाँ पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर है भाई। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बच्चों रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन क्या चीज़ होती है। तो रिडक्शन के लिए समझते हैं, ये कहता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट इसका अपोजिट है ऑक्सीडेशन का, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि कभी भी हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं कहीं पर भी तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे कहीं से तो उसे भी क्या कहेंगे कि भाई रिडक्शन हुआ है। जैसे एग्जांपल से समझो, एग्जांपल में यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद बेचारा कॉपर अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं रिडक्शन हुआ, यानी कि रिडक्शन हुआ है। अच्छा किसका रिडक्शन हुआ, तो भाई कॉपर का रिडक्शन हुआ ना, कॉपर से ऑक्सीजन निकला है तो कॉपर का रिडक्शन हुआ, ठीक है। ऐसा ही सेकेंड एग्जांपल देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन गायब हो गया, यानी कि रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये भी रिडक्शन प्रोसेस है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ऑयल H2 के साथ मिल रहा है, यानी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है मेरे भाई, इसको रिडक्शन ही कहते हैं ना। तो ये भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, क्लियर है बात। तो अब चलो समझते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, तो कहता है द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। एक ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में दोनों, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये दोनों अगर हो रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। भाई नाम में ही है RED, इसका मतलब होता है रिडक्शन, और OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दोनों चीज़ हो रही होंगी एक साथ, दोनों होना कंपलसरी है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा, तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास एग्जाम्पल लिखा गया है, कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे H2 से रिएक्ट करके कॉपर और वाटर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो
कि भाई रिएक्शन के पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हुआ, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, रिएक्शन के बाद कॉपर अकेला हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ऐसे ही आप देखो कि हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन के पहले अकेले है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है मेरे भाई, ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन लिखा गया है, इस रिएक्शन में दोनों चीज़ हो रहा है, रिडक्शन भी देखने को मिला हमें एंड ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला। तो इसी वजह से ये जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। दोनों चीज़ हो रही है, तो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसे ही देखो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इसमें भी वही कहानी है भाई। जो फेरस आयरन ऑक्साइड जो है यहाँ पे, ये पहले ऑक्सीजन के साथ है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखो आयरन अकेला हो गया। रिएक्शन के बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन जो है ये रिएक्शन के पहले अकेले है, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या हो गया, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों देखने को मिला, यहाँ पर इस रिएक्शन में दोनों चीज़ देखने को मिला, रिडक्शन भी देखने को मिला प्लस ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर है बात। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीज़ देखने को मिले, रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारा है, नेक्स्ट जो टाइप हमारा है, कौन सा टाइप है भाई, 6 नंबर। हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, रेडॉक्स समझ लिया। लास्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो समझ लेते हैं इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वेरी इजी है, बहुत आसान है। इंडो का मतलब होता है अंदर जाना, यानी ठीक है ना, इंडोथर्मिक, और थर्मल मतलब होता है हीट। तो नाम से समझो, इंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो रहा होगा, ऑब्जॉर्ब हो रहा होगा। रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिए, तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज इंडोथर्मिक। तो वही लिखा है द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, यानी हीट को एब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो रहा है अगर, तो हीट वहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो रहा, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक। इंडो का मतलब होता है अंदर आना, यानी हीट आ रहा है और रिएक्शन हो रहा है। तो हीट ऑब्जॉर्ब करके अगर रिएक्शन हो रहा है तो दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसमें प्लांट क्या करता है, इसमें प्लांट क्या करता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि जो प्लांट है ये क्या करता है, CO2 और वाटर लेके, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये अपना फूड प्रिपेयर करता है। हाँ जी। तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट क्या है, लाइट एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी है ना। तो ये जो रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन अपने आप हो गया क्या, नहीं, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, प्लांट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और फिर अपना ये फूड प्रिपेयर करा। तो ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर है बात। ऐसे ही इसका अगर उल्टा कर दें, एक्सोथर्मिक, भाई एक्सो का मतलब क्या, एक्सो मतलब होता है कि भाई एक्सो मतलब हीट, थर्मल का मतलब तो हीट ही होता है, और एक्सो का मतलब एग्जिस्ट हो, मतलब एग्जिट करे, हीट क्या हो, बाहर निकले रिएक्शन से। तो देखो ना, नाम से पढ़ो, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट रिलीज हो रही हो, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना, क्लियर है बात। इन विच हीट इज रिलीज्ड दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे रेस्पिरेशन हो। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सुधार लेना मेरे भाई, एनर्जी इज हीट नहीं होगा यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हीट नहीं होगा, यहाँ पे आप सुधार लेना, गलती से टाइपिंग हो गया है, एनर्जी होगा यहाँ पे जहाँ पे हीट लिखा है ना, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी होगा। तो आप ये मिस्टेक को सुधार लेना, ठीक है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे आप एनर्जी लिख लेना, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एनर्जी होगा, यहाँ पर भी एनर्जी होगा, ठीक है ना। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें से क्या हो, एनर्जी क्या हो, रिलीज हो रही हो, एनर्जी निकल रही हो, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कि भाई जहाँ से एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। एग्जांपल देखो, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई, हम जो फूड खाना खाते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। भाई हमारा जो बॉडी के अंदर एनर्जी रिलीज होता है, जिसे हम काम करते हैं दिन भर का, तो एनर्जी रिलीज होती है, और साथ में CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है मेरे भाई, इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। सो दैट्स वाई रेस्पिरेशन जो है ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोथर्मिक क्या होता है और एक्सोथर्मिक क्या होती है। क्लियर है बात। आई होप आपको यहाँ तक सारी कहानी क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे हैं, एक है कोरोजन और नेक्स्ट रेंसिडिटी। तो कोरोजन और रेंसिडिटी को समझ लेते हैं, ठीक है ना, और फिर
आपका वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? तो कोरोजन इज अ फेनोमेना ड्यू टू विच द मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। देखो, ऐसा फेनोमेना जिसमें क्या हो, जो मेटल्स होंगे ये क्या होते हैं, अपने आप ये गायब हो जाते हैं। किस वजह से गायब हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ रिएक्शन विथ एयर, वाटर एंड जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उन एटमॉस्फेयर से ये रिएक्शन कर लेते हैं मेटल्स, और स्लोली क्या होता है, अगर मेटल जो होता है वो गायब हो जाता है, मेटल्स जो होता है वो गायब होने लगता है। तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आयरन होता है, आयरन जो है आपके घर में जब भी कोई आयरन का सामान आता है, जैसे ही उसको छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए बाहर पानी वानी में छोड़ देंगे, तो क्या करेगा, बाहर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और क्या होगा आप देखेंगे धीरे धीरे आयरन जो है वो झड़ना शुरू हो जाएगा, अपने आप गायब होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, उसी को बोलते हैं जंग लग गया। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है ना। तो आपको समझ में आई होप ये आ गया है। कोरोजन मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो अपने आप गायब होने लगेंगे बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन प्रेजेंटिंग एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंटिंग सराउंडिंग, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं कोरोजन। आगे लिखा है आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग व्हेन न्यू। अभी मैंने समझाया कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, चीज़ें होती है, वो चमकते हैं शुरू में जब नए होते हैं, बट गेट कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन यानी कि जिसे हम रस्ट बोलते हैं, वो एक लेयर जम जाएगा उनके ऊपर, ठीक है ना। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी को बोलते हैं भाई आयरन के ऊपर रस्ट लग गया है, जंग लग गया है, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है बात? तो यही मतलब कहानी है कोरोजन का, कि मेटल्स जो होते हैं ये ईटन अप हो जाते हैं बाई द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये कोरोजन की बातें हो गई। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, कि भाई जो कोरोजन है इसका क्या क्या असर देखने को मिलता है हमारे इस सराउंडिंग के अंदर, ठीक है ना। तो द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन आर, फर्स्ट जो है ये है, कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स, स्पेशली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन। वही कहानी कि भाई जो कोरोजन होता है इसकी वजह से क्या होता है, ये सारे चीज़ों को डैमेज कर सकता है। जो चीज़ें आयरन या फिर मेटल्स से बनी हुई होंगी उनको ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड जो है, corrosion is a wasteful process. In most cases, every year tons of various metals, especially iron, get wasted in the country, and it is quite necessary to prevent corrosion. कोरोजन की वजह से क्या होता है, जो मेटल्स होती हैं ये अपने आप गायब होने लगती है, झड़ने लगती हैं। तो इससे हमारे क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है एक तरीके से। तो यही कह रहा है कि हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा, नेसेसरी है, जरूरी है कि हम क्या करें, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को ना होने दें, जिससे हमारा ये जो वेस्ट है इतना सारा आयरन मेटल्स का, ये ना हो, ठीक है। तो ये होगा इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। लास्ट है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा घरों में कि सुबह का खाना रख देते हैं ऑयली चीज़, और गर्मी का समय रहता है, शाम को खाने जाते हैं तो उससे स्मेल आने लगता है, खाना खराब हो गया होगा, तो उसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में रेंसिड हो गया है। फूड जो है वो रेंसिड हो गया, खराब हो गया, अब उसे खाएंगे तो फूड पॉइजन हो जाएगा, हाँ जी, बीमार पड़ जाएंगे। तो वही होती है रेंसिडिटी। क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। रेंसिडिटी का मतलब वही कहानी जो मैंने आपको समझाया कि भाई क्या होता है कि जो फूड मटेरियल्स हमारे होते हैं, जो तेल में छने होते हैं और जिनके अंदर ऑयल और फैट होता है, वो क्या होते हैं, स्लोली क्या होते हैं, वो ऑक्सीडेशन करने लगते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, उनका जो स्मेल और टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी इज अ प्रोसेस इन विच द फूड मटेरियल्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट चेंजेस देयर स्मेल एंड टेस्ट। शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं डिफिनेशन, और इसी को क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। खाना खराब हो जाना, हाँ जी, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम जो खाना ख़राब हो रहा है मेरा ये ना हो सके। तो आप घरों में जो करते हो, जैसे आप कीप फूड मटेरियल्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, आप ऐसे बर्तन में रखो जो एयर को प्रिवेंट कर सके अंदर आने से। भाई क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन को सप्लाई बंद कर देंगे तो खाना ख़राब नहीं होगा। तो एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप पैक करो खाने को, ठीक है, जिससे आपके एयर अंदर ना जाए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, आपको पता है, फ्रिज में खाना रख देते हैं, तो ये कर सकते हो। पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स लाइक पोटैटो वेफर्स एटसेट्रा इन पैकेट कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस इंस्टीड ऑफ एयर। यानी ऐसे पैकेट्स में आप क्या करो, फूड मटेरियल को पैक करो जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन गैस आप डाल दो इंस्टीड ऑफ एयर के बजाय आप नाइट्रोजन गैस डालोगे तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ये नॉन रिएक्टिव गैस है, ये ऑक्सीडेशन होने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस अंदर डाल दो और फूड को पैक कर दो, ठीक है। अच्छा, अवॉइड कीपिंग द कुक फूड एंड द फूड मटेरियल इन डायरेक्ट सनलाइट। जो सूरज की किरण है उसमें आप किसी भी कुक फूड को या फिर फूड मटेरियल को एक्सपोज ना करो, मत रखो, ठीक है ना। इससे क्या होंगे, सारे के सारे प्रिवेंट हो सकते हैं हमारे रेंसिडिटी होने से, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आगे के और लेक्चर्स के साथ, ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।